दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपकी परीक्षाएं नजदीक आ चुकी हैं, इसलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए। स्टडी 91 आपके लिए लेकर आया है एक छोटा सा क्रैश कोर्स, ठीक है, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना है। इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, कम समय में पूरे के पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन आपको कराया जाएगा। विश्वास करिए, अगर आपको मैं कहूं कि सिंपल एक दो तीन वीडियो में पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को समराइज करके आपको दे दिया जाए यूट्यूब पर बिना किसी हेडेक के, तो कैसा रहेगा। आपको कहा जाए कि पूरी की पूरी मिडावल हिस्ट्री सिर्फ 2 क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। क्लास खूब लंबी रहेगी, 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है, लेकिन पूरी मिडावल हिस्ट्री एक छोटा सा पॉइंट्स भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा और पूरा का पूरा रिवीजन कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिवीजन पैकेज है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। लास्ट टाइम अगर आप पढ़ के जाएंगे तो बेशक आपके एग्जाम में बहुत सारे पॉइंट फंसने वाले हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आपके बहुत सारे वनडे एग्जाम होने वाले हैं या कोई भी एग्जाम होने वाला है, देखिए स्टैटिक पॉइंट वहां पर डिस्कस किए जाएंगे और इस तरह के जो वीडियोस दिए जाएंगे ये सुबह के 10 बजे आपको स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम, आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो, डिफेंस एग्जाम दे रहे हो, देखिए कोई भी एग्जाम देंगे, लेकिन आपके जो स्टैटिक पार्ट होते हैं, जैसे जो सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं, मैं कहूं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये तो फिक्स होते हैं ना, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं होते हैं ना। हां, ये अलग चीजें हैं कि आपके कोर्स में पर्टिकुलर एग्जाम में हो सकता है, अगर रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो साइंस का पोर्शन थोड़ा ज्यादा आएगा, बाकी का पोर्शन थोड़ा कम आएगा, ये चीजें होती हैं। आप अगर यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पॉलिटी का सेगमेंट ज्यादा आएगा, बाकी की चीजें थोड़ी कम आएंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो सभी चीजें होती हैं। तो यहां पर कम से कम लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि अगले 10 दिनों के अंदर आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री समाप्त हो जाए, उसके बाद 5-6 दिनों के अंदर आपकी पॉलिटी समाप्त हो जाए, अगले 10-12 दिनों में आपकी ज्योग्राफी समाप्त हो जाए। तो कैसा रहेगा ये सेशन, ठीक है। 10 बजे ये सेशन आपको स्टार्ट हो चुका है, तो अभी ज्वाइन करते हैं इस सेशन को, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात आती है भारत में मुस्लिम आक्रमण की, ठीक है, मुस्लिम आक्रमण की बात आती है तो सबसे देखिए मैं एक बार कहानी आपको बता देता हूं कि कुल कितनी घटना हुई, फिर फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले 711 में असफल मुस्लिम आक्रमण हुआ, असफल, जो सफल नहीं हुआ था। इसके बाद 712 में भारत में पहली बार सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ। किसने किया? तो नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन जो वर्ड है दोस्तों, इसके आगे अगर तुगलक लगा देंगे तो तुगलक वंश का शासक है वो, ठीक है, लेकिन कासिम लगाएंगे, ये मोहम्मद बिन कासिम की बात करें, ठीक है, जो कि 712 ईस्वी में भारत पर हमला किया था। पहला सफल मुस्लिम आक्रमण कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम। ये वही शासक था दोस्तों जिसने सबसे पहले सिंध पर हमला किया था। किस पर? आपको पता है मुल्तान साइड से आ रहा था, तो इसने हमला किस पर किया था? सिंध जो राज्य था उस पर हमला किया था। उस समय सिंध का राजा कौन था? राजा दाहिर था, ठीक है। राजा दाहिर उस युद्ध में मारा जाता है। राजा दाहिर की जो पत्नी है वो क्या कर लेती है? जौहर कर लेती। क्या कर लेती है? जौहर। ये जौहर क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले इस जौहर का उल्लेख यहीं पर मिलता है। राजा दाहिर की पत्नी ने जौहर किया। होता क्या था कि पहले के जमाने में जब कोई विदेशी शत्रु आक्रमण करते थे और जब मुख्य राजा जो होता था राज्य का, अगर वो वीर गति को प्राप्त हो जाता था, शहीद हो जाता था, तो ऐसे में उसकी पत्नियों को, उसकी बेटियों को और राज्य की अन्य महिलाओं को जो शत्रु राजा था ये बंदी बनाकर अपने राज्य में लेके चले जाते थे, ठीक है। उस चीज से बचने के लिए महिलाएं हमेशा जौहर करती थी। जौहर मतलब एक अग्निकुंड में जिंदा महिलाएं कूद करके अपनी जान दे देती थी, इसी को कहा जाता था जौहर, ठीक है। तो सबसे पहले राजा दाहिर की पत्नी ने जौहर कर लिया। राजा दाहिर की 2 पुत्रियां भी थी, उन पुत्रियों को क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम ने गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ लेकर चला गया। बड़ा डिटेल में आपको हिस्ट्री में मैंने कहानी पढ़ाया है, यहां आपको मोटी मोटा मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूं, तो ज्यादा आप परेशान मत होइए, ठीक है। ये तो रहा सफल आक्रमण। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम को लेकर के 2-3 बातें की जा रही है, ठीक है। बिन कासिम को लेकर के 2 बातें आप और याद रखेगा। एक तो इस युद्ध के बारे में याद रखेगा, दूसरा है इसने जजिया कर लगाया। जजिया कर कौन सा कर था? यानी गैर मुस्लिम कर, जो मुसलमान नहीं है उसे कर देना पड़ेगा। या तो मुस्लिम बन जाओ और या तो मुसलमान नहीं हो तो उसके बदले में क्या देना पड़ेगा? कर। तो सबसे पहले जजिया कर का जो उल्लेख मिलता है वो किसके समय मिलता है? मोहम्मद बिन कासिम, और इसी ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। इतनी बातें आप इसको याद रखेगा। इसी सीरीज में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको गजनवी से मुलाकात होगी
और आपकी मुलाकात गौरी से भी होगी, ठीक है। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, ये दोनों से आपकी मुलाकात होगी और दोनों के बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। तो चलो पहले देख लेते हैं। कह भारत ने, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? परीक्षा में प्रश्न आएगा तो क्या बताओगे? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया। किस पर किया? राजा दाहिर पर किया। कहां का राजा था? सिंध का राजा था। कब किया? 712 में किया। सब याद रहेगा ना? 712 ईस्वी में किया, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट बता रहा दोस्तों, अलप्तगीन नाम के एक तुर्क सरदार ने, जो कि गजनी साम्राज्य की स्थापना किया था। गजनी एक राज्य हुआ करता था। कहां पे था गजनी? चलो उसके बारे में बता देता हूं। आपने अपने देश में कश्मीर देखा होगा, कश्मीर से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको पाकिस्तान दिख जाएगा। तब पाकिस्तान नहीं था, तब ये भारत का प्रांत हुआ करता था, सिंध के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान होगा और अफगानिस्तान के आगे देखेंगे मुल्तान होगा, मुल्तान का आगे देखेंगे तो गजनी होगा, ठीक है। ये गजनी साम्राज्य था और इसी रास्ते से होकर के जितने विदेशी आक्रमणकारी थे वो भारत आया करते थे। उसी सीरीज में एक नाम क्या है? अलप्तगीन है, जो कि एक तुर्क सरदार था, ठीक है। पहला आक्रमण मुस्लिम आक्रमण था, उसके बाद तुर्कों का आक्रमण हुआ। ये मुस्लिम से हटकर एक कैटेगरी होती है, तो तुर्कों ने आक्रमण किया। याद रखिए, इसी अलप्तगीन का गुलाम था और दामाद था, जिसका नाम था सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का पुत्र था मोहम्मद, ठीक है, सुबुक्तगीन। पहले इसको आप याद रखिए, फिर बताता हूं। एक चीज और पीछे का याद रख लीजिए, 711 में जो असफल आक्रमण हुआ था वो किसने करवाया था? तो उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था, बट वो सक्सेसफुल नहीं था, ठीक है। तो 711 वाला क्या था? उबैदुल्लाह, उसको भी याद रखेगा। और सुबुक्तगीन इसका दामाद था, उसको भी याद रखेगा। इसी सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी वही व्यक्ति है जिसने भारत को आकर के लूटा, मतलब बहुत ज्यादा लूटपाट किया भारत में। भारत की जितनी भी धन संपदा थी इसे लेकर अपने देश वापस चला गया, ठीक है। ये गजनवी की बात कर रहा हूं। इसी ने सोमनाथ मंदिर पर सबसे पहले हमला किया था और भगवान शिव से जो टकराया वो आज तक बच नहीं पाया है। उसके बाद कभी दोबारा आया भी नहीं, ठीक है। सन 1001 में गजनवी का आक्रमण शुरू होता है, 1027 तक आक्रमण चलता रहा। कुल 17 बार इसने भारत पर हमला किया था, ठीक है। तो याद रखेगा, ये वही गजनवी है, सुबुक्तगीन का पुत्र है और सुबुक्तगीन दामाद है, गुलाम था पहले अलप्तगीन का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित करके थट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में कर लिया था। 712 में सिंध पर हमला किया जब, ठीक है, तो राजा दाहिर को वहां पर वीरगति प्राप्त हुआ, ठीक है। उनकी पत्नी ने जौहर किया, उनकी बेटियों को लेकर के कासिम अपने देश लौट गया, ठीक है। ये सब याद रखो। थट्टा के समीप जो देवल बंदरगाह है उस पर भी अधिकार कर लिया। उस पर क्या यार, पूरे सिंध पर अधिकार कर लिया, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा है कि महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? पहले ही बताया आपको कि सन 1001 में महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया है। उसका आखिरी अभियान हुआ है गुजरात में। उस समय वहां के राजा थे भीम प्रथम। क्या नाम था? भीम प्रथम। जब महमूद का आखिरी अभियान, इस गजनवी का आखिरी अभियान हुआ था कहां पर? गुजरात में, ठीक है। तो याद रखें, वहां पर कौन था? वहां पर भीम प्रथम थे, ठीक है। भीम प्रथम राजा थे। वहीं अगर हम गौरी की बात करें तो गौरी भी जब गुजरात में हमला किया था तब उस समय भीम द्वितीय थे। इसको याद रखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं प्रथम और द्वितीय में। जाहिर सी बात है, प्रथम वाला पहले रहा होगा गजनवी के समय में और गौरी के समय में मोहम्मद बिन कासिम। कई लोग नाम को लेकर बड़ा उलझ जाते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम गजनवी की बात करें तो गजनवी ने भारत में एंट्री किया था, गजनवी 1001 में एंट्री किया था। वहीं अगर हम उसकी बात करें, किसकी? गौरी की बात करें तो उन्होंने एंट्री किया था, उसने एंट्री किया था 1175 में। ये गौरी की एंट्री है, ठीक है। गौरी की एंट्री आप देखिए, लगभग कितना? लगभग 175 साल का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था? तो 1024 में सोमनाथ पर हमला किया। लौटते लौटते उसको 25-26 हो गया था, उसके बाद वो कभी आया नहीं, ठीक है। सोमनाथ पर हमला हुआ। आगे देखिए, सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त किया था? देखिए, मोहम्मद बिन कासिम की बात कर रहा है जो 712 में आया था। मैं तीनों को जोड़ करके आपको पढ़ा रहा हूं, मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी, गौरी, ये तीनों पॉइंट को जोड़ करके आपको यहां पे लेक्चर सीरीज दिया जा रहा है। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, मेरे साथ बने रहिए, इत्मीनान से वीडियोस देखते रहिए, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने कभी ना कभी ये सारे टॉपिक पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो इस सीरियल क्रम में अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद हो ही जाएगा। जितनी बातें बताई जाए खाली आप
उतना ध्यान दीजिए, ठीक है। तो लिख रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय कहां पर किया था यार, मुल्तान, वो अपने क्षेत्र से अफगानिस्तान होता हुआ लौटते समय मुल्तान में सबको जीतता हुआ वापस निकल गया। ये दोबारा क्यों नहीं आया? एक बार हमला करने के बाद इसको दोबारा आना चाहिए था ना, इसलिए नहीं आया दोस्तों कि इसका कार्य केवल क्या था, भारत में फतह करना था और मुस्लिम सत्ता को स्थापित करना था, ठीक है। वो यहां आया, लूटपाट किया और यहां से चला गया, ठीक है। चला इसलिए भी गया कि चला गया, वापस क्यों नहीं आया? आया तो ठीक है, लेकिन वापस चलने के बाद फिर दोबारा क्यों नहीं आया? दोबारा इसलिए नहीं आया कि जो खलीफा थे, खलीफा ने इसे मृत्यु दंड दे दिया। क्या दे दिया? मृत्यु दंड दे दिया। चलो मृत्यु दंड की कहानी आपको सुनाई देता हूं, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, आपका मन भी बहल जाएगा। दोस्तों, राजा दाहिर की जो 2 पुत्रियां थी उसको मोहम्मद बिन कासिम लेके चला गया, बोला मैं अपने खलीफा को ले जाके दूंगा, खलीफा मेरे से खुश हो जाएंगे, इतनी सुंदर 2 कन्याएं तुमने भारत से लाया हमारे लिए, ठीक है, तो वो खुश हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही दोनों कन्याएं उनके पास पहुंची, अब कन्याओं को कोई रास्ता नहीं सूझा। कन्याओं ने खलीफा से कहा कि ऐसा है, आप अब तो हम आपके पास आई गए हैं, आप जो हमारे साथ जो चाहो वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक शंका है हम दोनों के मन में, ठीक है, हम सोच रहे हैं उसका समाधान हो जाए तो बड़ा अच्छा था। खलीफा बोला क्या शंका है बताओ? बोला देखिए आगे कोई बात नहीं है, लेकिन यही है कि जो मोहम्मद बिन कासिम था ना, इसने सबसे पहले ही हमारी इज्जत को लूट लिया है, ठीक है। अब हमारे अंदर कुछ बचा नहीं है, बाकी अगर आपको यही चाहिए, आपको तन बदन से ही प्यार है तो आप खेलो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सुनने के बाद तो जो खलीफा था वो तमतमा हो गया। ये सत्य घटना नहीं थी, लेकिन यहां पर झूठ का सहारा लिया गया। उसके बाद खलीफा ने कहा कासिम की इतनी मजाल कि खलीफा को ला करके उपहार दे रहा है, पहले ही वो इस उपहार का उपभोग कर चुका है, ठीक है। उसके बाद न आओ न देखा न ताओ, और मोहम्मद बिन कासिम को क्या दे दिया? उसने बड़ी बुरी मृत्यु दिया है, बहुत बुरी मृत्यु। कहा जाता है कि वो पशुओं का चमड़ा होता ना, उस चमड़े में पैक कर दिया गया उसको, ठीक है, घुट घुट के मारा है, समझ लीजिए मोहम्मद बिन कासिम। तो ऐसी मृत्यु को प्राप्त हुआ है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, बड़े मजेदार कहानियां रही हैं इतिहास में, ठीक है, इसलिए कभी दोबारा लौट के नहीं आ पाया। आता कैसे? जब कहानी समाप्त हो गई तो आता कैसे, ठीक है। लेकिन महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? 1030 में। देखिए 1024 तक 25 तक तो भारत में आते जाते रहा, कितने बार आया, कितने बार भारत को लूट करके गया। सबसे ज्यादा लूटपाट महमूद गजनवी ने मथुरा में किया है, पूरा मथुरा अकेले लूट डाला किसने? गजनवी ने। आपको कहानी बताई गई होगी, आपको याद आ रहा होगा, बड़ा मजेदार है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। करा भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? वही जितनी कहानी बताया हूं उसी में से घुमा फिरा के आपसे प्रश्न दिया जाएगा आपको, ठीक है। जजिया मतलब जो गैर मुस्लिम है, जो मुसलमान नहीं है, उसे कर देना पड़ेगा, और इसकी शुरुआत 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ठीक है। आगे चल के फिरोज शाह तुगलक ने भी इस कर को लगाया और बढ़ा भी दिया, ठीक है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। और उसने क्या किया था? उसने ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगा दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने किया कि भाई चलो जो ब्राह्मण है वो कर नहीं देंगे, बाकी लोग कर दें, ठीक है, इतना किया। लेकिन उसने क्या किया? फिरोज शाह तुगलक ने, उसने ब्राह्मणों के ऊपर भी कर लगा दिया। आगे देखिए, अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? जो अरब थे वो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, इसीलिए आप देखते होंगे आपको जब पढ़ाया जाता है तो 2 सेगमेंट बनता है, या तो लिखता है भारत में अरब आक्रमणकारी, क्या लिखता है? भारत में अरब आक्रमणकारी, या तो ये लिखता है, या अरब के जगह पर कभी कभी मुस्लिम भी लिख देता है, क्योंकि दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन इनके बाद अगर मैं बात करूं गजनवी की या बात करूं गौरी की, ठीक है, अलग अलग व्यक्ति हैं, एक साथ नहीं लिखेगा, ठीक है। तो ये दोनों जो थे दोस्तों ये तुर्क थे, क्या थे? तुर्क। तो याद रखिए अरबों के बाद या मुस्लिमों के बाद कौन सा आक्रमण हुआ है? तुर्कों का आक्रमण हुआ है। किसका? तुर्कों का आक्रमण हुआ है। ध्यान देंगे ना, आक्रमण का क्रम क्या रहा है? तो 712 में अरबों का आक्रमण या मुस्लिमों का हुआ, फिर 1001 में गजनवी ने किया जो कि तुर्क था, फिर 1075 से कहानी शुरू होती गौरी की जो कि वो भी तुर्क था। तो तुर्कों ने आक्रमण किया है। लेकिन आप सुबुक्तगीन पिता है, ठीक है, लिख रहा सुबुक्तगीन गजनवी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? तो याद रखें दोस्तों, इसने राजा जयपाल का नाम सुना होगा। राजा जयपाल को सबसे पहले पराजित किया था, ठीक है, ये भी सिंध क्षेत्र का राजा था। महमूद गजनवी द्वारा 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान देखिए 1024 से गुजरात पर आक्रमण का सिलसिला जारी हो चुका था और 25 तक चला है, ठीक है। तो लिख रहा है कि उसमें
गुजरात का शासक कौन था? थोड़ी देर पहले बताया हूं, भीम प्रथम। क्या नाम था? भीम प्रथम नाम था, जिसके समय में गजनवी ने हमला किया था। गौरी जब आता है 150 साल के बाद, उस समय भीम द्वितीय था। कौन था? भीम द्वितीय। तो कंफ्यूजन नहीं होगा आप सभी को ना, कंफ्यूज मत होइएगा, भीम प्रथम यहां पर हो जाएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से लेकर 1027 के मध्य कुल 17 बार आक्रमण किया। मरा कब था? 1030 में। ठीक है, करा इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अरे बताया ना भाई, केवल धन संपदा, भारत के धन को लूट करके अपने देश में ले जाना एकमात्र उद्देश्य था। उसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार नहीं था। जबकि जो गौरी आया था वो यहां राजसत्ता स्थापित करने आया था, उसका काम धन लूटना नहीं था। क्योंकि अगर वो धन लूटने के लिए आता तो धन लूटकर चला जाता। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया? सत्ता स्थापित किया। और गजनवी ने क्या किया? गजनवी ने भारत को सिर्फ लूटा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और सत्ता में भी कैसा? यानी जो तुर्कों के पास जो अपना धर्म था उसका प्रचार प्रसार करना। ठीक है, मोहम्मद गौरी को ने वर्ष 1178 में अन्निलवाड़, पाटन एक जगह है, वहां पर आक्रमण किया। उस दौरान उनकी लड़ाई किसके साथ हुई? भीम द्वितीय के साथ हुई थी। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। इनका ना एक और नाम मिलता है मूलराज। ठीक है, देखिए अगर हम गौरी की बात करेंगे तो गौरी के बात आते ही 3 लड़ाइयों का नाम आप याद रखिए, 4 लड़ाई याद रखिए। हमेशा परीक्षा में यही 4 पूछता है, 5वें का नामो निशान ही नहीं है। इसलिए केवल वो 4 लड़ाई कौन कौन सी सुनिएगा। 11 गौरी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? मैं गौरी की बात कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, गौरी ने एंट्री मारा 1175 में। अगर मुल्तान साइड से देखेंगे तो उसकी एंट्री 1165 से हो चुकी थी। 65-75 आप याद रखें। ठीक है, इसके बाद मेन हमारे कहानी में रोल आता है, गलत लिख रहा हूं यार, 1165 ना, मैं 1065 क्यों लिख रहा हूं? ठीक है, तो 1165 1175। और इसकी सबसे प्रमुख लड़ाई हुई 1191 में और 1192 में। एक ही व्यक्ति के साथ हुई, और व्यक्ति कौन है? पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम है? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, चौहान वंशी शासक थे, बहुत प्रमुख शासक थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय इनका पूरा नाम था, ध्यान दीजिएगा। 1191 में जो युद्ध लड़ा गया है उसका नाम है तराइन का प्रथम युद्ध। क्या नाम है? तराइन। क्या नाम है? तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, 1191 में। आज भी परीक्षा में खूब पूछता है। दूसरे युद्ध का नाम है तराइन का द्वितीय युद्ध। क्या नाम है? तराइन का द्वितीय युद्ध, और यह लड़ा गया था 1192 में। ठीक है, इस लड़ाई को लड़ने के लिए गौरी को भारत में आमंत्रित किसने किया था? तो याद रखिए, एक शासक था जयचंद। क्या नाम था? जयचंद नाम था। ठीक है, क्या नाम था? जयचंद। इस जयचंद ने गौरी को आमंत्रित किया था कि आप भारत आओ और जाकर के पृथ्वीराज चौहान पे चढ़ाई करो, हमारी सेना आपके साथ जाएगी। ठीक है, लेकिन जब गौरी भारत आ गया तो जयचंद ने अपनी सेना को नहीं भेजा। अब नंबर था जयचंद का। 1192 में तराइन द्वितीय लड़ने के बाद, 93 में आराम करने के बाद, 1194 में गौरी ने किस पर आक्रमण कर दिया? जयचंद पर आक्रमण कर दिया, जिस युद्ध को चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? चंदावर का युद्ध। ठीक है, तो अभी आपके सामने कितना हो गया? ये आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। ठीक है, 1194 में चंदावर का युद्ध। अब चौथा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? चौथा पॉइंट याद रखना है दोस्तों, 1206 ईस्वी में गौरी जब भारत से वापस लौट रहा था तो खोखरो जनजाति के लोगों ने, ठीक है, छुरा भोंक कर गौरी की हत्या कर दिया। किसने? खोखरो जनजाति। परीक्षा में पूछा जाता है। 1206 में मर गया। मरने के बाद जो गौरी के गुलाम थे उन्होंने यहां पर साम्राज्य स्थापित किया, जिसमें गुलाम वंश की शुरुआत होती है। अभी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्या इतनी बातें समझ में आई? अब इन्हीं सब बातों को देखिए घुमा फिरा के आपके सामने बताएगा। देखिए अभी मैंने जितना आपको बताया, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। लिखा तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में। कब लड़ा गया? 1191 और 1192 में लड़ा गया। कैसे पता चलता इस युद्ध के बारे में? तो उस समय दोस्तों एक दरबारी इतिहासकार हुआ करता था। ठीक है, ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय का एक दरबारी इतिहासकार थे। ठीक है, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, उनका नाम था चंदबरदाई। क्या नाम था? चंदबरदाई। ठीक है, चंदबरदाई ने इसका वर्णन किया है। कहां पर? एक किताब है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो किताब है उसमें वर्णन किया गया है चंदबरदाई के द्वारा इस युद्ध के बारे में। तो बोलो कि आपको याद नहीं होगा,
याद होगा, आप याद करो, समझो, ठीक है। चलो इत्मीनान से पढ़ते चलो, ज्यादा कुछ नहीं है, बड़ा आसान लेके चल रहा हूं, ठीक है। आगे देखते हैं। करा मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? अरे वही जो धोखेबाज था, जिसने धोखा दिया, तो जाहिर सी बात है नंबर तो लगता ही। चंदावर का युद्ध था, जयचंद मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया। कब? 92 में तो तराइन दुती लड़ा गया, 1 साल आराम किया 93 में, और 94 में फिर से लड़ाई हुई, उसका नाम है चंदावर का युद्ध। बोलो याद हुआ कि नहीं? याद होगा इत्मीनान से। देखो करा मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए, जो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए। आने के सिलसिला की जब बात होती दोस्तों, तो 2 चीजें आपसे अक्सर परीक्षा में पूछता है। एक तो गजनवी के टाइम पे एक लोग भारत आए थे, उनके बारे में पूछता है, इनके बारे में, ठीक है। तो याद रखिए एक संत थे मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, चिश्ती संप्रदाय से जुड़े थे मोइनुद्दीन चिश्ती, आपने नाम सुना होगा। इन्हीं से जो सलीम चिश्ती का भी नाम सुना होगा, सलीम चिश्ती। दोस्तों ये अकबर के समय में थे, ठीक है, अकबर के समय में थे। अकबर जो है, जब अकबर को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो सलीम चिश्ती से ही परमिशन लेकर कहां गया हुआ था? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया हुआ था। ये मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? राजस्थान में अजमेर में है, ठीक है, याद रखेगा, ठीक है। चिश्ती संप्रदाय के जो है भारत में प्रचार प्रसार करना इन्हीं का कार्य था, मोइनुद्दीन चिश्ती। ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। एक नाम और आता है अलबरूनी, ये तो दरबारी इतिहासकार था, ये कुछ और नहीं था, ठीक है। अलबरूनी ये गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है। तो जितनी लड़ाइयां हुई हैं उन सभी के बारे में अलबरूनी ने लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो याद रखेगा। आगे देखिए, करा सिक्कों पर देवी की आकृति किस मुस्लिम शासक ने बनवाई? ठीक है, तो दोस्तों मोहम्मद गौरी के समय में जो सिक्के चलते थे उस पे लक्ष्मी देवी की एक आकृति मिली है। ये बड़ा जो है खास बात है कि इतना खतरनाक शासक होने के बावजूद भी उसके सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति प्राप्त हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेगा। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था। चलो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसके बारे में बता देता हूं। दोस्तों अगर गौरी की बात करें, अगर मोहम्मद गौरी की बात करें, तो गौरी के बहुत सारे दास थे, ठीक है, इसको दास रखने का बड़ा शौक था, ठीक है। तो दोस्तों इसके दास में एक नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, आपने नाम सुना होगा ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुना होगा, ठीक है। गौरी के मरने के बाद गुलाम वंश की स्थापना किसने किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है। कब किया है? 1206 में गौरी की मृत्यु हो गई, खोखरो जनजाति के लोगों ने मार दिया, और 1206 में गद्दी पे बैठ गया आकर, ठीक है। इसका जो दूसरा था, ठीक है, दूसरे का नाम था एलदौज। क्या नाम था? एलदौज। उसको तो खोज करके क्या कर दिया गया? मार दिया गया। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को खतरा था उससे। तीसरा था कुबाचा। क्या नाम था? कुबाचा। ये दोस्तों कुबाचा जो था ये मिल नहीं रहा था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को भी बड़ा डर था, तो इसके साथ रिश्तेदारी बना लिया, ठीक है। इसकी एक मुंह बोली बहन थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की एक मुंह बोली बहन थी, उसके साथ विवाह करा दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी? कुबाचा की। लेकिन बाद में कुबाचा को लालसा होने लगी गद्दी की, तो ये भी मारे जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं मारता है, इल्तुतमिश के समय में इनका भी पत्ता साफ हो जाता है। एक और गुलाम था, इसका चौथा गुलाम है बख्तियार खिलजी। क्या नाम है? बख्तियार, ठीक है, बख्तियार खिलजी। याद रखेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बख्तियार खिलजी याद रखेगा, खिलजी, ठीक है। ये बड़ा खतरनाक था। इसने क्या किया है? इसने बिहार को विजय किया है और बंगाल को भी विजय किया है। बंगाल चला गया लड़ते लड़ते, बिहार गया ना तो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन सब विश्वविद्यालयों में तोड़ फोड़ करते हुए गया। सारे मतलब जो किताबें थी उनको जला दिया। बताओ इसको क्या मिल गया इस काम में? इसको क्या मिल गया इस काम में? लेकिन ऐसा उसने किया। यह भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था, वही लिख रहा है। करा बख्तियार खिलजी, ठीक है, मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था, जिसने बंगाल, साधारण नहीं था, असाधारण व्यक्ति था, जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया। इसके आक्रमण के दौरान नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए गए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए जरूरी नहीं है यार कि आपको हर चीज एक चैप्टर बना करके ही पढ़ाया जाए। आपको लग रहा होगा वीडियो देखने के बाद कि सर इसका मतलब है आज तक हम लोग मतलब एक कटपटी ढंग से पढ़ाई करते थे। हाँ सर आपने क्या किया? सर आपने तो 2 दिन में पूरी एंशिएंट हमको समझा दिया। अगले 2 दिन में जैसा आप बता रहे हो, आपका पोटेंशियल देख के लग रहा है कि अगले 2 दिनों में हम लोग मिडावल को भी खत्म कर लेंगे और 4 दिन में मॉडर्न खत्म कर लेंगे। सर अगर इस स्पीड से चला जाए तो वर्दी दिख रही है, ठीक है। और मैंने आपसे पहले ही कहा स्टडी 91 जब तक इस फील्ड में नहीं था, अब आ गया है तो कोई भी मार्केट में खड़ा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? या तो कोई हमको कंपीट करे, ठीक है,
पढ़ाए और जोरदार तरीके से पढ़ाए, बहुत बढ़िया है, मैं कभी नहीं मना करता हूं। भगवान करे देश में बहुत सारे अच्छे अच्छे शिक्षक हों, टीचर हों, अध्यापक हों, वो देश को आगे बढ़ाए, मैं कभी नहीं मना ही नहीं करता हूं, अच्छी बात है यार। कुल मिला जुला के शिक्षा बढ़नी चाहिए, है कि नहीं? कोई जरूरी थोड़ा क्या स्टडी 91 ही अकेले आगे बढ़े, नहीं, शिक्षा बढ़नी चाहिए। मूल उद्देश्य क्या है? शिक्षा को बढ़ाना मूल उद्देश्य है। स्टडी 91 क्या है? उसमें एक सहयोग दे रहा है, उसमें सहयोग दे रहा है। ये कभी देखिए जिसके अंदर ये मानसिकता आ गई कि हमारी कंपनी आगे बढ़े, हमारा ब्रांड आगे बढ़े, फिर मतलब उसको देश नहीं दिखाई देगा, वो कभी देश के बारे में सोच ही नहीं सकता। मेरे लिए ब्रांड मेरा देश है, मेरे लिए ब्रांड मेरा देश है। स्टडी 91 उसमें एक छोटा सा योगदान देने की कोशिश कर रहा है। मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूं जो इसमें योगदान देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने देश के बारे में सोच रहा हूं। ब्रांडिंग यार देश की होनी चाहिए, स्टडी 91 की क्या, पूरे दुनिया में ब्रांडिंग किसकी होनी चाहिए? स्टडी 91 की या अपने देश की? देश की ब्रांडिंग होनी चाहिए। सबसे पहले देश आता है, बाद में कुछ आता है, ठीक है? तो इसके लिए आप लोग काम करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा है मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य को किन 3 गुलामों ने नियंत्रित किया? वैसे पूरा नियंत्रण अकेले किसके कंट्रोल में था? ऐबक के। लेकिन ऐबक को डर था, दिल्ली गए मार दिया जाऊंगा, इसलिए ऐबक पूरा जीवन कहां बिता दिया? लाहौर में बिता दिया, वहीं राजधानी बना लिया। बोला हम दिल्ली जा ही नहीं सकते, क्यों? दिल्ली गए तो सब मार देंगे, कौन? गुलाम मार देंगे। क्यों? क्योंकि जब गौरी के बहुत सारे गुलाम थे तो अकेले गुलाम वंश जो स्थापित करके जो सिपा सालार के पद पर बना राजा, तो अकेला कौन माना गया? कुतुबुद्दीन ऐबक ही माना गया, बाकी के 3 तो माने नहीं गए। तो बाकी के 3 गुलाम इंतजार कर रहे थे, ऐबक जिस दिन मिलोगे काट के फेंक देंगे, ठीक है, काट के फेंक देंगे। तो याद रखिएगा यही कहानी था। हालांकि नाम क्या था? एलदौज, अलदौज, कुछ भी कहिए, कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक सब बता दिया आपको, इन्होंने नियंत्रित किया। और बख्तियार खिलजी वो तो दौड़ भाग में लगा रहा बिहार बंगाल तक। महमूद गजनवी के दरबार में, अब देखिए गजनवी आ गया, ये गजनवी के दरबार में दरबारी इतिहासकार थे, ठीक है, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, फरूखी, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दरबारी इतिहासकार थे, विद्वान थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई और 1290 ईस्वी तक ये गुलाम वंश चलता रहेगा। बहुत सारे इसमें शासक आए, ठीक है। आपके सामने सबसे पहले ऐबक का नाम आएगा, इल्तुतमिश का नाम आएगा, रजिया सुल्तान का नाम आएगा, बहराम शाह का नाम आएगा, बलबन का नाम आएगा। ऐसे करते 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 कैमूर तक शासन जाएगा। 1290 में कैमूर आखिरी शासक था गुलाम वंश का, ठीक है। तो चलो उसको देखते हैं एक बार मोटी मोटा कि आपकी परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है। परीक्षा में मध्यकालीन इतिहास से अधिकतम 1 से 2 प्रश्न आएंगे या ना भी आ सकते हैं, इसलिए पूरे महीना मैं आपको मिडावल हिस्ट्री पढ़ाऊं ना, ये मैं नहीं कर सकता। मैं बच्चों के साथ गलत तो नहीं करूंगा, ठीक है। आप बिलीव करके पढ़ते जाओ। एक्सप्रेस बैच इसी को बोलते हैं, नाम रखने से एक्सप्रेस थोड़े हो जाता है। पता चला नाम रखिए एक्सप्रेस बैच, धीरे। तो बच्चों क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए, गुलाम वंश की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1206 में। कब हुआ था दोस्तों? तो 1206 में हुआ था। ये कौन सा पढ़ा? एक्सप्रेस बैच चल रहा है यार, ठीक है। आगे बुलेट ट्रेन आने वाला, आप यहीं पे रुके। चलो देखो 1206 में आया और 1290 में समाप्त होगा। स्टार्टिंग किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था। ध्यान दीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक इतना सीधा साधा व्यक्ति था कि इसने कभी भी कोई सुल्तान की उपाधि ही धारण नहीं किया। कभी ये नहीं बोला कि मैं सुल्तान हूं, नहीं। फिर अपने आप को क्या मानता था? अपने आप को एक सिपा सालार मानता था। सिपा सालार मतलब इस राज्य की देख रेख करने वाला, इतना ही मानता था। एक साधारण सा व्यक्ति था। इसका एक और नाम था कुरान ख्वाह। कुरान ख्वाह क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये कुरान को गा गा के पढ़ता था, मगन होके गाता था, पढ़ता था, इसीलिए इसका सुरीला स्वर भी था। इसीलिए ऐबक को गौरी ने खरीदा भी था, गुलामों को खरीदा जाता था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। और कह रहा ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। मुद्दा ये बताओ कि लाहौर में क्यों बनाई थी? क्योंकि दिल्ली से डर था, दिल्ली गया तो मार दिया जाऊंगा। कौन मारेगा? जो बाकी के गुलाम है। एलदौज मार देगा, कुबाचा मार देगा, बख्तियार खलजिया मार देगा, कोई मार देगा, ठीक है। इसलिए दिल्ली नहीं जाता था, ही पड़ा रहता था। करा अजमेर में जहां मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह है वहीं पर, ठीक है। याद रखें 2.5 दिन का झोपड़ा नाम का एक मस्जिद का भी निर्माण इसने कराया है। सबसे पहली मस्जिद भी इसने बनाया जिसका नाम था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। क्या नाम है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? इसी ने कराया है। कहां पे कराया है? दिल्ली में कराया है। जहां पर कुतुब मीनार बनाया ना, उसी के पास में कराया है, ठीक है। तो ये सब याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। ये मस्जिद है। करा भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक
कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक नहीं ऐबक लिखेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि केवल मलिक या सिपहसालार की उपाधि धारण किए रहा। यह तो आपको बता दिया हूं, कुछ बताने वाली बात इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका दोस्तों एक गुलाम था और, ठीक है, जो बदायूं का इक्तेदार था। आपको कहानी आगे बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसके बाद की जो कहानी है, बदायूं का इक्तेदार था। इक्तेदार माने होता है इक्ता व्यवस्था, सुना है, ठीक है, नहीं सुना है, चलो अभी बता दिया जाएगा। बदायूं का इक्तेदारी करता था, इक्तेदार था, क्या नाम था उसका, इल्तुतमिश। क्या नाम था, इल्तुतमिश नाम था दोस्तों, ठीक है। इल्तुतमिश जो है इसके बाद गद्दी पर बैठेगा 1210 में, ठीक है, इसको याद रखेगा। हालांकि इसका एक पुत्र भी था, वो कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठा था, बट वो अयोग्य शासक था, इसलिए उसे गद्दी से हटा करके इल्तुतमिश ने इस गद्दी पर अपनी सत्ता स्थापित की। एक लंबे समय तक इल्तुतमिश चलता है, 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक, कितना, 26 साल तक गद्दी पे बैठा रहा। अकेले कौन, इल्तुतमिश बैठा रहा। लेकिन अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण इसको कुरान ख्वाह के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। करा भारत की प्रथम मस्जिद कुवत इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। कुतुब मीनार जो बनवाया वो किसने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। हालांकि जो 5वां तल्ला, अच्छा उसमें और भी तल्ले थे। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में शुरू हुआ, लेकिन वो निर्माण कार्य खत्म कब हुआ, इल्तुतमिश के समय में, यानी इल्तुतमिश का भी योगदान उसमें रहा है। उस पे एक 5वां तल्ला जो सबसे आखिरी का गुंबज बना, ऊपर का गुंबज नहीं इसको बोल सकते हैं, जो छत बनी हुई है, उसको किसने बनाया, वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक, उसने बनाया था। तो 3 लोगों का नाम आप याद रखिए, कुतुब मीनार से संबंधित, परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिए। किसके नाम पर कुतुब मीनार बनाया गया, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं, नाम एक जैसा है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सूफी संत थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था, काकी, खिलजी मतलब खिलजी बदमाश था, काकी की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो काकी के नाम पर ही इसका निर्माण कराया गया, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सभी, ये हटा दीजिए, सभी संत ख्वाजा, सूफी संत होगा यहां पर, सही है, ठीक है, सूफी कर लीजिए यहां पर, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण कराया है। तो बता ही दिया आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था, क्यों, क्योंकि बड़ा दानशील व्यक्ति था, खूब दान देता था। कुरान ख्वाह, लाख बख्श, ये सब इसको कहा जाता था, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, लाखों का दान देने वाला। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व कहां का सूबेदार था, सूबेदार या इक्तेदार कहां का था, बदायूं का इक्तेदार था। बताया तो यार, कितने बार पढ़वाओगे हमसे, ठीक है, बदायूं का इक्तेदार था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने 40 योग्य, हाँ ये कहानी सुन लीजिए, इल्तुतमिश की सत्ता स्टार्ट होती कहां से, याद रखिए 1210 में गद्दी पर बैठा और इसकी सत्ता चलती है 1236 तक, ठीक है। ये जब गद्दी से उतरा ना, तो इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम है रजिया सुल्तान, एकमात्र महिला शासक जो क्या बनी है, सुल्तान बनी है, रजिया सुल्ताना, ठीक है। तो रजिया सुल्ताना गद्दी पर बैठती केवल 4 साल तक, कितना, 4 साल गद्दी पर बैठी रही। 1236 के बाद 1240 में इसकी हत्या कर दी गई, हाँ हत्या कर दी गई इसकी, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 1240 में कहानी खत्म हो गई। इल्तुतमिश ने दोस्तों एक तुर्कान चहलगानी बना के रखा था, 40 सरदारों का एक गुट बनाया था, ठीक है, जो आगे चल के बलबन जो है, बलबन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसको कई नाम से जाना जाता है, जैसे तुर्कान चहलगानी कहा जाता है, 40 लोगों का दल कहा जाता है, 40सा दल कहा जाता है, 40 लोग इसमें थे, इसको आप ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है ऐबक की मृत्यु 1210 में कैसे हुआ, वही लाहौर में चौगान खेल रहा था, ठीक है, और घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी, वही लाहौर में फिर दफना भी दिया गया। 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान थी, आपको बता दिया गया। रजिया सुल्तान के विद्रोहियों ने रजिया की हत्या करवाकर किसको गद्दी पर बैठा दिया, तो दोस्तों उस समय के जो अमीर थे, आमिर बोला जाता था, उन्होंने इसको जो हत्या करवाया था और गद्दी पर बैठाया किसको, बहराम शाह को, किसको, बहराम शाह को। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। करा बहराम शाह के कार्यकाल में नायाब ए मुमालिकात, ठीक है, बड़ा अच्छा पद है, नायाब ए मुमालिकात, ठीक है। इसमें क्या होता था, इस पद पर जो व्यक्ति बैठ गया, समझ लो पूरे
राज्य का कंट्रोल उसके हाथ में आ गया। ठीक है, तो कह रहा है कि जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित थे, सबसे पहले इस पर कौन आकर बैठा, तो बहराम शाह को सुल्तान बनाया किसने, अमीरों ने बनाया। अमीर मतलब वो धनी व्यक्तियों को अमीर नहीं कहा जाता था। ठीक है, जो कंट्रोल करते थे, नियंत्रण करते थे, उनको अमीर बोला जाता था। और ऐतगीन एक था, उसी ने सारा ये राज रचा था। ठीक है, किसको मारने का, तो ऐतगीन वही व्यक्ति था जिसने रजिया सुल्तान की क्या कराई, हत्या कराया। और हत्या कराने के बाद खुद सुल्तान न बन करके किसको, नायाब मुमालिकात का पद बनाया, उस पर अपने बैठा और एक कठपुतली जो है सुल्तान बना के रखा। क्यों, क्योंकि इसको भी डर था कि मैंने रजिया को मार दिया तो हो सकता है रजिया के जो फ्रेंड सर्किल के लोग हों वो हमको मार दें, तो अगर मैं सुल्तान बन गया तो मारा जाऊंगा। अगर मैं सुल्तान नहीं बना, किसी और को सुल्तान बना दिया, लेकिन उसका पूरा पावर कंट्रोल में रख लिया, तो मामला सेट हो जाएगा। इस तरह से ऐतगीन ने काम किया। समझ में आ रहा है? मैं देखो इसीलिए आपको पूरी कहानी बता देता हूं, ऐसा नहीं कि जो लिखा है मैं वो बता रहा हूं, नहीं, जो लिखा है वो तो आपके लिए लिखा है, वो तो आपके लिए एक हिंट दिया गया कि भाई आप अपनी तैयारी एकदम अच्छे से कर पाओ। ठीक है, आगे देखो, करा दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायाब मुमालिकात के पद पर बिठाया। ये नायाब मुमालिकात तो मजेदार पद हो गया ना, क्योंकि पूरा राज्य ही कंट्रोल में है। ठीक है, तो नायाब मुमालिकात नसीरुद्दीन महमूद था, उसने सबसे पहले बलबन को इस पद पर बिठाया। बाद में बलबन क्या बन गया, सुल्तान बन गया। ठीक है, तो उसको याद रखेगा। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दिया था, तो याद रखे नसीरुद्दीन मोहम्मद ने ही इसको उलुगु खां की उपाधि दिया था। ठीक है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। नायाब मुमालिकात के पद पर भी बैठाया, उलुगु खां की उपाधि दिया। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्काने चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया, ये गुलाम चालीसा जो दल था, या तुर्काने चहलगानी जो था, जिसको इल्तुतमिश ने शुरू किया था, 40 सरदारों का एक गुट हुआ करता था, इसको बलबन ने समाप्त कर दिया। परीक्षा में दोनों पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जितना बताया जाए उतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको वर्दी पहननी है तो बातें भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर बातों को ध्यान नहीं रखोगे तो फिर वर्दी नहीं मिलने वाली है। आगे देखो, ऐबक ने दिल्ली स्थित कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया, लेकिन इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया। बोलो कोई नई बात है, कोई नई बात है क्या? हमारे साथ आप भी बोला करो, जो आपको आता हो हम बोला करो। ठीक है, कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण शुरू कराया, इल्तुतमिश ने पूरा कराया, और जो आखिरी फूल पांचवा तल्ला था उसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। तो ये सारी चीजें वही लिख रहा है। करा कि इल्तुतमिश ने अरबी पद्धति में मुद्रा भी जारी किया, जिसको क्या बोला जाता था, टंका। ठीक है, जो चांदी का सिक्का होता था उसे टंका बोला जाता था उस जमाने में, जो इल्तुतमिश ने जारी किया था। अपने विरोधियों के प्रति कठोर और लौ एवं रक्त की नीति किसने बनाई, तो बलबन ने बनाया था। ठीक है, बलबन ने गुलाम चालीसा को समाप्त किया, लौ और रक्त की नीति बनाई। क्या बनाया, लौ और रक्त की नीति। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, इसके अलावा दोस्तों घोड़े वगैरह दागने की प्रथा भी यहीं से शुरू होती, बलबन के समय से। कैसे, क्यों, तो याद रखें, घोड़े दागने से क्या मतलब, घोड़ा को दाग दिया जाएगा तो पता चल जाएगा, वो घोड़ा जाकर मिक्स हो जाते थे ना, मतलब कोई घोड़ा किसी और दल में चला गया तो, या कोई नया आ गया तो वहां पर दागा जाता था। चेहरे भी दाग दिए जाते थे, चेहरे पे, हाथ पर कहीं निशान दे दिया जाता था, ऐसा कि हाँ ये व्यक्ति देशद्रोही है, ये व्यक्ति जो है राज्य में रहने वाला है। इस तरह का एक आइडेंटिटी कार्ड हुआ करता था। जैसा आज आधार कार्ड है, आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ता था ना, तो कभी कभी होता आप आधार कार्ड नहीं लेके चलते हो। जैसे आपसे पुलिस वाले जब लाइसेंस मांगते हो, सर घर भूल गया। ठीक है, काश ऐसा होता आपके हाथ पे लाइसेंस छाप दिया जाता है। जब कोई पुलिस वाला लाइसेंस मांगता, लो देखो लाइसेंस, लो आधार कार्ड, ले आधार कार्ड देखो। ठीक है, पैन कार्ड से लो पैन कार्ड देखो। ठीक है, अरे ऐसा नहीं है यार, बड़ी मजा आ रही है, बहुत मजा आ रहा है। चलो मजा लेते रहो, क्लास करते रहो। लिख रहा, बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राजत्व के सिद्धांत मतलब वो खुद को ही राजा समझने लगा। राजा मतलब खुद को भगवान की उपाधि दे दिया, वही सर्वे सर्वा है राजत्व। ठीक है, कि ये पद जो है ये किसका है, ये भगवान का पद है, ऐसा करके उसने दिया कि राजत्व का सिद्धांत। करा राजत्व को नियाबते खुदाई यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त, यानी जो पद हमें मिला है ये ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया और ईश्वरीय पद है। ठीक है, करा जिसको जिल्ले इलाही या ईश्वर की छाया भी कहा जाता है, इसको याद रखेगा, बलबन ने लाया। सिजदा और पाबोस ये किसने स्टार्ट कराया, तो दोस्तों इसको बलबन ने स्टार्ट कराया। सिजदा क्या होता है, जब कोई सुल्तान के पास जाएगा, ठीक है, तो ऐसे घुटनों पर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा और ऐसे क्या करेगा, जमीन को चूमेगा। सिजदा करना, सर अदा करना। ठीक है, ये क्या है, याद रखिए, सिजदा हो गया। पाबोस माने झुक करके, घुटने के बल बैठ करके सुल्तान के अंगुलियों को चूम लेना।
ठीक है। तो याद रखे पाबोस, सुजदा और पाबोस जैसी प्रथा को अपने आप पर शुरू करा है बलबन ने। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना किया था? तो याद रखिए दीवाने अर्ज, ठीक है, दीवाने अर्ज नाम का एक स्थापना किया था, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी, प्लस कैमूस इसका अंतिम शासक था, उसको भी आप याद रखेगा। इससे ज्यादा आपकी परीक्षा में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। आप कहोगे इतने गट्स के साथ आप कैसे बोल रहे हो सर? क्योंकि रणनीति जो बनाई गई है वो बड़ा मेहनत करके बनाया गया, बहुत मेहनत करके इस चीज को तैयार किया गया, ठीक है। चलो अगला हम लोग कालखंड पढ़ते हैं खिलजी वंश के बारे में, ठीक है। खिलजी वंश की थोड़ी कहानी हो जाए पहले, ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था? सुनिएगा ध्यान से, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया, ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना किया 1290 में, जब गुलाम वंश समाप्त हुआ वहां से शुरू होता है, और ज्यादा नहीं केवल 30 साल के लिए आया था खिलजी वंश, केवल 30 साल के लिए, ठीक है। इसी का एक भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, नाम तो सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना है ना, तो याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, ये इसका भतीजा था। बाद में क्या किया, इसी भतीजे ने चाकू भोग करके, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिया। कहां पर? कड़ा एक जगह पड़ता है, कड़ा, ठीक है, कड़ा के पास में इसने जलालुद्दीन की हत्या कर दिया और हत्या करके गद्दी पर बैठ गया, ठीक है, और उसके बाद तमाम कार्य किए, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में ध्यान दीजिए, लिख रहा है कि गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके जून 1290 को जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव डाली। 1296 में कड़ा में, कड़ा पड़ता है मानिकपुर के पास में, प्रतापगढ़ के पास में मानिकपुर कड़ा, ठीक है, वहां पर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिया और खुद को क्या बना दिया? सुल्तान बना दिया। अब देखिए बचपन से ही अलाउद्दीन खिलजी क्या चाहता था कि मैं पूरी दुनिया को फतेह करूंगा, इसीलिए इसको जो है सिकंदर का अग्रगामी कहा जाता है। भाई सिकंदर जैसे था वो भी सोचता था ना कि पूरी दुनिया जीतूंगा, इसीलिए इसको सिकंदर सानी भी कहा गया है। परीक्षा में पूछता है सिकंदर सानी किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे कि क्या बताएंगे? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी अपना एक नया धर्म चलाना चाहता था, या दुनियादारी छोड़ो एक नया धर्म हम चलाते हैं, लेकिन उसका एक परम मित्र था, उसने समझाया कि बेटा ये सब काम मत करो, ठीक है, तब जाकर के वो माना, नहीं तो सब किया होता हो, ठीक है, याद रखेगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का नाम था अली गुरसप। क्या नाम था? अली गुरसप नाम था। इसको आप ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, ये अलाउद्दीन खिलजी का नाम है। करा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद जब कड़े मानिकपुर में 1296 में हत्या कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो अपना राज्याभिषेक उसने कहां पर कराया? बलबन का एक लाल महल था दोस्तों, वहां पर जाकर के इसने अपना राज्याभिषेक कराया, बलबन के लाल महल में। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? कहोगे अमीर खुसरो की बात कहां से आ गई? ठीक है, अमीर खुसरो दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में ही थे, ठीक है, पटियाली एटा के पास में इनका जन्म हुआ है, ठीक है, और बहुत सारा आगे कहा जाता है कि कई सुल्तानों का काल इन्होंने देखा, यह भी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए देखा दोस्तों क्योंकि खिलजी वंश केवल 30 साल के लिए चला, ठीक है, और आगे फिर आगे आपका अलग वंश। तो दोस्तों इतने जल्दी जल्दी शासक उसमें चेंज हुए हैं कि पूरा कालखंड इनके सामने से गुजर जाता है, तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी जैसे बहुत सारी विधाओं का, जैसे खड़ी हिंदी का जनक भी कहा जाता है, या फिर सितार अवतार का, ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। करा अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन था। मोहम्मद हसन के बचपन का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुरसेप नाम था, ठीक है। करा कि इनका जन्म पटियाली एटा के पास में, बदायूं के पास में पड़ता है, एटा के पास में, वहां पर हुआ था 1253 में, ठीक है। करा सितार और तबला का आविष्कार भी किसने किया था? अमीर खुसरो ने ही किया था, सितार और तबला, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर रहा है। करा एक साम्राज्यवादी शासक था, मतलब इसकी कामना थी कि पूरे दुनिया पर हमारा राज्य हो, यही तो साम्राज्यवादी है। एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था और एक नए धर्म को स्थापित करना चाहता था, विश्व विजय भी करना चाहता था, इसीलिए इसे सिकंदर सानी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि किसने धारण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। बताओ जितनी बातें बताई गई क्या कुछ एक्स्ट्रा है इसमें? नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों गुजरात विजय करने गया, तो गुजरात में चला गया था लड़ाई करने, सबसे पहला अभियान, ठीक है। सुल्तान बनने के बाद जो पहला अभियान किया था वो गुजरात के खिलाफ ही किया था, और जब गुजरात गया, गुजरात विजय किया, वहीं पर इसकी मुलाकात मलिक काफूर से हुआ। मलिक काफूर 7 फुट का एक हिजड़ा व्यक्ति था, ठीक है, और उसको 1000 दिनार में खरीदा। दिनार उसमें मुद्रा को कहा जाता था। 1000 दिनार में खरीद के लाया, इसलिए मलिक काफूर को कहानी सुनो। मलिक काफूर, कई सारे प्रश्न बनते हैं। मलिक काफूर को अलाउद्दीन
अलाउद्दीन खिलजी ने कहां से खरीदा था? गुजरात से खरीदा था। किस रूप में खरीदा था? वो सोचा था यह दास है, ठीक है, दास है। 7 साल का एक हिजड़ा व्यक्ति था मलिक काफूर, ठीक है। 1000 दिनार में खरीदा था। कितना? 1000 दिनार में। इसीलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी भी कहा जाता है। यह आगे चल के दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार करने में उसका इक्का साबित हुआ। बहुत बेहतरीन। क्यों? क्योंकि इसी ने अकेले क्या किया? सेनापति का पद संभालते हुए पूरे देश को जीत करके अलाउद्दीन खिलजी का नाम कर दिया, ठीक है। दक्षिण भारत की तरफ अभियान करने वाला एकमात्र शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। खुद नहीं गया था, भेजा किसको था? मलिक काफूर को भेजा था। यही मलिक काफूर जब दक्षिण भारत के अभियान पर गया था, प्रताप रुद्रदेव से उसने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। वो कोहिनूर हीरा लाकर किसको दिया था? अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। ये कहानी है, इसको याद रखेगा। आगे पढ़ते हैं। यहां देखिए बता रहा है, कह रहा सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने प्रथम आक्रमण किस पर किया? गुजरात पर किया। हाँ, ये पूछ सकता है कि उस समय गुजरात का राजा कौन था? उसका नाम था रायकड़। क्या नाम था? रायकड़ नाम था। ये गुजरात का शासक था, क्योंकि पहला अभियान यहीं पर हुआ था। और इसी अभियान से लौटने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखे, अलाई दरवाजा भी बनवाया है। हालांकि बाद में बनाया है, ठीक है, बट आप याद रखे अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा कहां पर है? ये दिल्ली में है, जहां पर आपका कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद था। अरे आपका कुतुब मीनार जहां पर है, उसी के जस्ट बगल में दरवाजा है अलाई दरवाजा। इसी अलाई दरवाजे से प्रभावित होकर के अकबर ने क्या किया है? अपना बनवाया है बुलंद दरवाजा का निर्माण करा है। वो भी गुजरात अभियान के दौरान, ठीक है। उसने भी जब किया था गुजरात अभियान तब करा। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति में मलिक काफूर का नाम आता है। पूरी कहानी बता दिया। 7 फुट का हिजड़ा व्यक्ति 1000 दिनार में खरीदा, वही सब लिखा है। 1000 दिनारी कहा जाता है, कुछ नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने उसके बाद हमला किया किसके ऊपर? राणा रतन सिंह के ऊपर। आपने मूवी देखा होगा पद्मावती, ठीक है, पद्मावती मूवी देखा होगा, ठीक है। पद्मावती मूवी दोस्तों जो है, ये ग्रंथ है पद्मावत। जरा ध्यान दीजिए, एक ग्रंथ है पद्मावत। इस पद्मावत ग्रंथ की रचना किया है मलिक मुहम्मद जायसी ने। किसने लिखा है? मलिक मुहम्मद जायसी ने इस ग्रंथ की रचना किया है। कब किया रचना? 1540 में किया है। किसके यहाँ मलिक मुहम्मद जायसी रहा करते थे? शेर शाह सूरी के यहाँ रहा करते थे। हम किस समय की बात कर रहे हैं? ठीक है, ये तो 1540 में है। हम किस समय की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 1303 की। दोस्तों 1540 में इन्होंने वर्णन किया है 1303 के इस लड़ाई का उल्लेख किया है। उसने कहा अलाउद्दीन खिलजी को पता था कि राणा रतन सिंह की पत्नी इस धरती की सबसे खूबसूरत महिला है, ठीक है, सबसे खूबसूरत महिला है, ठीक है। और इसने ना आओ ना देखा ना ताओ, इसने क्या कर दिया? याद रखिए, चित्तौड़ पर हमला कर दिया, ठीक है। वहां का राजा कौन था? राणा रतन सिंह। आपने देखा होगा मूवी में कि लास्ट में रानी ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। बाद में यहां तक राजी हो गया था। अच्छा, उसको पता था कि मैं हमला करूंगा तो रानी जौहर कर लेगी, ठीक है, रानी जौहर कर लेगी। इसका उद्देश्य लड़ाई करके साम्राज्य विस्तार करना यह नहीं था। यह सिर्फ एक बार देखना चाहता था, एक बार देखना चाहता था, ठीक है। किसको? रानी पद्मावती को। वाकई रानी पद्मावती का उसमें बड़ा नाम हुआ करता था, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा गया है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। करा वही 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने लड़ाई लड़ा है। कहां पर? चित्तौड़ में राणा रतन सिंह के साथ, ठीक है। आगे देखिए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार करके दक्षिण भारत में आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान कौन? अलाउद्दीन खिलजी। खुद नहीं गया, सेनापति को भेजा, मलिक काफूर को भेजा था, ठीक है। तो उसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, करा कि तेलंगाना में एक जगह है वारंगल, ठीक है। करा वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया, ठीक है। हारने के बाद यहां पर कोहिनूर हीरा भेंट किया, और वो कोहिनूर हीरा ला करके मलिक काफूर ने किसे दिया? अलाउद्दीन खिलजी को दिया। इसको याद रखेगा। करा जो पद्मावत ग्रंथ है, मलिक मुहम्मद जायसी 1540 में शेर शाह सूरी के जो राज दरबार में रहते थे, उन्होंने इस लड़ाई का वर्णन किया है, ठीक है। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत का वो कौन सुल्तान था जिसने नकद वेतन पर जो है सेना का संगठन किया? हाँ, इसके पहले कभी जो सेना होती थी वो नगद वेतन पे नहीं रहा करती थी, मंथली उनको नहीं मिलता था। अरे अलाउद्दीन खिलजी ने सैलरी सिस्टम लगा दिया। क्या लगा दिया? सैलरी, कि जितने लोग होंगे उनकी क्या होगी? एक फिक्स सैलरी होगी। नहीं, इसके पहले लोग क्या होते थे? जो लूटपाट की राशि हुआ करती थी उसे लूटपाट करके आया करते थे, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या शुरू किया गया? घोड़े को दागने की प्रथा शुरू किया गया। ये पहले भी चलता था, ठीक है।
तो याद रखेगा। और इसके अलावा हुलिया प्रथा भी लाया गया, ठीक है। तो इस तरह की प्रथाओं का शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। चरी कर और गृह कर, ठीक है। गृह कर, चरी का मतलब चराई कर, यानी अगर कोई पशुओं को चराता है, जिसके पास घर वगैरह है, उनको भी घड़ी चरी कर देना पड़ता था। यह अलाउद्दीन खिलजी के समय में पहली बार लगाया गया। सर्वाधिक मंगोलों को आक्रमण किस समय में हुआ है, ठीक है, मंगोल का आक्रमण, तो याद रखिए ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए, लेकिन कभी डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखिए, करा अलाउद्दीन खिलजी को की आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी ने कृति तारीखे, अच्छा, जियाउद्दीन बर्नी की एक रचना है जिसका नाम है तारीखे फिरोज शाही, ठीक है। क्या नाम है? तारीखे फिरोज शाही। इसको किसने लिखा है? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, ठीक है। बर्नी याद रखेगा, तारीखे फिरोज शाही, ठीक है। इसमें वर्णन मिलता है अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीतियों का, ठीक है। तो जैसे सेना का संगठन किया, एक बाजार व्यवस्था बनाया। दोस्तों मार्केट में एक गुप्तचर लगाया था कि कोई भी जरूरत से ज्यादा दाम पर अगर सामानों को बेचता हुआ पाया जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को सदैव सदैव के लिए सुला दिया जाएगा, ठीक है। इतनी कठोर नीतियां हुआ करती थी। लेकिन अलाउद्दीन की प्रसिद्ध नीति बाजार नीति थी, ठीक है। और दक्षिण भारत तक का आक्रमण भी इसने, बाजार नीति याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्य पर, अब भाई क्योंकि एक फिक्स सैलरी हो गया था, अगर बाजार में महंगे दाम पर सामान मिलेंगे तो ऐसे में सैनिकों का वेतन से पूर्ति हो नहीं पाएगा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए ही इसने अस्थायी वेतन शुरू किया। तो मूल्य नियंत्रण पद्धति की भी शुरुआत किया अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। बाजार नियंत्रण व्यवस्था, तो इसको याद रखेगा। आपके खिलजी वंश से इससे ज्यादा बात आपको याद रखने की जरूरत नहीं। अगर इतनी बात आप याद रखते हो तो आपकी तैयारी परिपूर्ण है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब खिलजी के बाद जो वंश आता है तुगलक वंश आता है। टोटल 5 वंश है यहाँ पे। पहला गुलाम वंश है, दूसरा खिलजी वंश है, तीसरा तुगलक वंश है, चौथा सैयद वंश है, पांचवा लोदी वंश है। लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी को मार करके जो आपका बाबर है वो क्या करता है? मुगल वंश की स्थापना करता है, ठीक है। तो याद रखेगा। चलिए आते हैं तुगलक वंश पर। कर तुगलक वंश का शासन कहां से शुरू होता है? भाई 1320 में कहानी खत्म हो जाएगी खिलजी वंश की, तो वहां से लेकर के 1414 तक, ठीक है। 1414 तक, यानी लगभग कितना हो गया आपके पास? 96 साल हो गया, ठीक है। कितना हो गया? यही ना? अरे 1320 से 1420 -6 कर लो, नहीं 94 साल, ठीक है। 94 साल तक शासन किसका चलता रहा? केवल तुगलक वंश का शासन चलता रहा। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? पहले है गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। क्या नाम है? गयासुद्दीन, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ये स्थापना किया हुआ था। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है कौन? मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। वो जो हम लोग पहले पढ़े 712 में, वो बिन कासिम है, ठीक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है। तुगलक याद रखेगा। तीसरे नंबर पे दोस्तों जो शासक है वो फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक है। इसके बाद भी छोटे मोटे शासक हुए लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिरोज शाह तुगलक, इसको याद रखेगा। अब बात आती है क्या क्या इसमें परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो 2-3 बातें पूछी जाती है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। पहला, तुगलक वंश की स्थापना किसने किया? तो 1320 में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया है, ठीक है। दूसरा प्रश्न आता है, भारत में सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने कराया? तो क्या बताएंगे? नहरों का निर्माण कराया गयासुद्दीन तुगलक ने, इसको आगे बढ़ाया मोहम्मद बिन तुगलक ने, और नहरों का जाल बिछाया फिरोज शाह तुगलक ने, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उसको याद रखेगा। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अभी आगे और भी बताता हूं कि मोहम्मद तुगलक के बारे में। अरे सांकेतिक मुद्रा है, राजधानी हस्तांतरण है। सबसे पढ़ा लिखा शासक पूरे दिल्ली सल्तनत में कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन किस्मत ऐसी फूटी थी कि कुछ भी करता था सब खराब हो जाता था, ठीक है। कहानी भी देखिए, सुनते जाइए। कारण मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं के लिए जाना जाता था। कभी मतलब आया मन में तुरंत बना दिया, अपनी सनक भरी योजनाओं के लिए जाना जाता था, ठीक है। जैसा सनक सवार हो गया, ये कर दिया जाए कर दो, ठीक है। उसके आगे न सोचना न पीछे, इसीलिए इसकी योजनाएं हमेशा फेल हो जाती थी। इसके क्रूर कृत्यों के लिए जाना जाता था। इसको आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, किसका नुकसान किसका फायदा, कौन मरेगा कौन जिएगा, कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसीलिए इसकी सारी योजनाएं क्या हो जाती थी? फेल हो जाती थी। लेकिन दूसरे के दुख सुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखना, मतलब कोई भी इज्जत वो नहीं देना, तवज्जो नहीं देना, ये सारी कमियां रही हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जो नंबर 2 पर था उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। ये एक स्वप्नशील व्यक्ति था। ये सपने में ही देखता था कि हमारा राज्य खूब फल फूल रहा है। एक्चुअली में होता कुछ नहीं था। ये पागल था।
इसको रक्त पिपासु कहा गया, बड़ा मतलब बहुत बुरा बुरा कहा गया, और सबसे पढ़ा लिखा भी था, सबसे पढ़ा भी लिखा था, सबसे विद्वान सबसे ज्ञानी था, उसके बाद भी इसको पागल कहा गया, रक्त पिपासु कहा गया, दिमाग डिस्टर्ब हो गया था, कुछ ज्यादा पढ़ लिख लिया था। ठीक है, करा 1320 में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया है, आप सभी को पता है। ठीक है, गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, और गाजी मलिक इसका एक और नाम था, या आप जान सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए, ये मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहा है, नंबर दूसरे पर जो था, उसने कृषि के विकास के लिए एक अलग विभाग बनाया, दे अमीर ए कोही, क्या नाम दिया था, आमिर ए कोही। एक कृषि के लिए अलग डिपार्टमेंट बना, क्या बना, एक अलग डिपार्टमेंट, आमिर ए कोही। एक कृषि से संबंधित नवीन विभाग था जो कृषि संबंधित कार्यों के लिए नीतियां तैयार करता था। दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विद्वान सुल्तान कौन था, यही मोहम्मद बिन तुगलक था, वो सबसे विद्वान था। ठीक है, सल्तनत काल में नहरों का निर्माण किसके समय में शुरू हुआ, तो गयासुद्दीन तुगलक के समय में शुरू हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आगे बढ़ा, और फिरोज शाह तुगलक के समय में नहरों का जाल बिछ गया। ठीक है, तो याद रखेगा। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले किसने लाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया था, लेकिन यह व्यवस्था उसकी पूरी तरह से फेल हो गया थी। ठीक है, इसको याद रखेगा। किस सूफी संत ने गयासुद्दीन तुगलक के साथ ऐसे था, 36 का आंकड़ा था, एक सूफी संत है निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, तो याद रखिए निजामुद्दीन औलिया के साथ इसका 36 का आंकड़ा था, और निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, दिल्ली अभी दूरस्थ आहे। ठीक है, तो याद रखिए किसने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसके लिए कहा था, गयासुद्दीन तुगलक के लिए। टोपरा तथा मेरठ में से दो अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली में लाए गए थे, दोस्तों दो अलग अलग जगहों पे थे, इसको दिल्ली लेके चला आया था कौन, याद रखिए ये नाम था फिरोज शाह तुगलक। टोपरा में और मेरठ के जो अभिलेख थे उसको, ठीक है, दिल्ली लाया था। किस जैन संत ने के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे, तो सबसे अच्छा संबंध रहा मोहम्मद बिन तुगलक का जिन प्रभासूरी, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, जिन प्रभासूरी, उनके साथ इसका संबंध बड़ा प्रगाढ़ था, बहुत अच्छा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया, और उसका नाम क्या रख दिया, बाद में देवगिरी का नाम बदल करके दौलताबाद रख दिया। ठीक है, बहुत कुछ किया लेकिन सब फेल। सांकेतिक मुद्रा, राजधानी परिवर्तन, ये सब फेल था उसका। अफ्रीकी यात्री था दोस्तों जो भारत आया था, जिसका नाम था इब्न बतूता। 1333 में इब्न बतूता भारत आया था, और इसी के 3 साल बाद 1336 में दो लोगों ने, हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने दक्षिण भारत में जाकर के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया, जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, हरिहर बुक्का ने विजयनगर की नींव रखा है 1336 में, यह भी इंपॉर्टेंट है। और 1333 में इब्न बतूता आया था। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, अफ्रीकी यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बर्नी लिखता है, एक बर्नी इतिहासकार है, वो लिखता है कि प्रजा को उसके राजा से और राजा को उसकी प्रजा से मुक्ति मिल गया। मतलब ये क्या, जब तक ये था तब तक ऊट पटांग की हरकतें करता था, तो मरने के बाद ऐसा कहा गया इसके बारे में कि प्रजा को राजा से क्या मिल गया, मुक्ति मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। जब मैं जजिया कर की चर्चा कर रहा था तो मैंने आपसे कहा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने सर और क्या क्या काम किया था, फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखिए पहली बात तो देखिए एक रचना ही दे रहा है। ठीक है, ये खुद फिरोज शाह तुगलक ने इसकी रचना किया है, फुतुहात फिरोज शाही। ठीक है, इसको याद रखेगा। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ठीक है, इसको याद रखेगा। सबसे ज्यादा गुलाम, कितना, लगभग 2.5 लाख गुलाम थे किसके यहां पर, फिरोज शाह तुगलक के समय में, यानी बहुत सारे गुलाम थे, 2.5 लाख गुलामों की संख्या पहुंच गई थी। ठीक है, इसके अलावा अलग से डिपार्टमेंट बनाया, जैसे सबसे ज्यादा नहरों का जाल बिछाया, बाग लगवाया, हॉस्पिटल खोला, अनाथालय खोला, वृक्ष लगवाए, ये सब काम किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। बहुत सारे नए नए नगरों की स्थापना भी किया। उन्हीं नगरों में एक जौनपुर का नाम आता है, जिसे पूर्व के सिराज के नाम से जाना जाता है, पूर्व का सिराज। ठीक है, जौनपुर शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां के नाम पर किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा।
इंपॉर्टेंट है। आगे देखे दे रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण भी कराया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था, ठीक है। और उसके समय में दिल्ली में उसका जो शासन था वो पालम तक ही था, एकदम सिकुड़ चुका था सत्ता उसका। तैमूर लंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब 1414 में पहुंच चुके हैं, ठीक है। 1320 से 1414 तक तुगलक वंश चला और 1414 से स्टार्ट हो रहा है सैयद वंश। ये बड़ा लिमिटेड समय के लिए है। 1414 से लेकर के 1451 तक चला है सैयद वंश, ठीक है, सैयद वंश याद रखेगा। यहां पर अच्छा, इसके जो शासक रहे दोस्तों ये बड़े सामान्य लोग रहे। कहा जाता है एकमात्र शिया सल्तनत जो चला है वो ये आपका ये चला है, ठीक है। इसका जो मुख्य शासक है, ठीक है, जिसका नाम खिज्र खां है, ये दोस्तों इतना सिंपल शासक था कि ये टोपी सी करके अपना खर्चा निकालता था सुल्तान, लेकिन एक भी पैसा रखता नहीं था, एक भी पैसा रखता नहीं था। ये पता है जो मुसलमान टोपी पहनते हैं उन टोपियों को सी करके बेचता था, वो पैसा जो उससे मिलता था वो उससे अपना भरण पोषण करता था। ऐसा सुल्तान था खिज्र खां, ठीक है। तो लिख रहा रैयत आला की उपाधि किसने धारण किया? तो खिज्र खां, जिसने सैयद वंश की स्थापना किया, उसने स्थापित किया था। करा 1414 में दौलत खां को पराजित करके खिज्र खां ने इसकी स्थापना किया था। सल्तनत काल में शासन करने वाला सिया सबसे पहले कौन थे? वो सैयद ही थे। सैयद वंश के लोग सिया थे, बाकी और कोई सिया नहीं था, ठीक है। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था और मुबारक शाह के लेखक एक था, ठीक है, तारीख है मुबारक शाही जो किताब लिखा गया उसके लेखक हैं यहिया बन अहमद सरहिंदी, ठीक है। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। यहां पर सैयद वंश से संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं, लोधी वंश को हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए 1451 पहुंच चुके हैं। फिर से एक बार मैं कालखंड आपको याद दिलाना चाहता हूं, ठीक है। पहली कहानी मैंने बताया गुलाम वंश। गुलाम वंश चला दोस्तों 1206 से लेकर के 1290 तक। फिर आया दोस्तों खिलजी वंश, ये चला 1290 से लेकर के 1320 तक, ठीक है। फिर आया आपका तुगलक वंश, ठीक है, ये चला आपका 1320 से लेकर 1414 तक। फिर आया आपका सैयद वंश, ये चला आपका 1414 से लेकर के 1451 तक। फिर आपका आया लोधी वंश, ये चला आपका 1451 से लेकर 1526 तक, जबकि बाबर के साथ लड़ाई नहीं हो गई। ये 5 वंश चले हैं, ठीक है। इसी को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? इसी को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। अरे थोड़ा खुश हो जाओ, मजा नहीं आ रहा है? देखिए मेहनत करना पड़ेगा, बहुत तेजी से मेहनत करना पड़ेगा। जिस एक बात आप हमेशा क्लियर रखो दोस्तों, पता है आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता? आप में से बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। पता है क्योंकि आप जो पढ़ते हैं ना, आपको कितना समय क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो नहीं पता। आप ऐसे विद्यार्थी पढ़ते तो खूब पढ़ते हैं, 8-8 10-10 घंटा लोग पढ़ते हैं। मैं भी आपको पढ़ा ही रहा हूं ना, मैं तो 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास ले रहा हूं। आप हमारे इस दिल्ली पुलिस के टारगेट बैच से जुड़े हैं, जहां पर सिलेक्शन दिलाना ही हमारा लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य है। आप देख रहे होंगे डेली आपको कम से कम 4.5 से 5 घंटे क्लासेस दी जा रही हैं, ठीक है। तो आप खुश होइए कि सारी चीजें आपको मिल रही हैं। आगे कंप्यूटर जो आपका 10 नंबर का आने वाला है वो भी क्लासेज आपको दिया जाएगा, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। उसके लिए स्पेशल टीचर आ रहे हैं, ठीक है, जो आपको सारी चीजें देंगे, पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आपको एक सिस्टम से पढ़ना है। आप यही सोच रहे होंगे कि मिडावल हिस्ट्री को अगर हमें पढ़ना होता तो शायद इतने कम समय में, क्या आपको लगता है कि 2 दिन में आप पूरे एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन कर पाते हैं? नहीं। और उसको 2 दिन क्यों मांग रहे हो? व्यक्ति अगर 1 दिन में चाहे तो पूरा एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न तीनों पढ़ सकता है। मैंने इतना वीडियो बनाया, ठीक है, क्या 1 दिन में कोई कवरिंग नहीं कर सकता? कर सकता है। अगर आपने लगातार वीडियोस को देखना शुरू कर दिया, हर एक एग्जाम निकलना शुरू हो जाएगा। यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड बातें की जा रही हैं, तो लूज मत होइए। अभी शुरुआत हुआ, आज तीसरे दिन ही आप गिर पड़ोगे तो कैसे काम चलेगा? अगर तीसरे दिन आप हार मान जाओगे तो काम कैसे चलेगा? काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। एक चीज और याद रखिए, अगर आपको लगता है स्टडी 91 अच्छा काम कर रहा है तो आप जो दिल्ली पुलिस के लिए और भी सीरीज दी जा रही है यूट्यूब पर, उस पर जाके कमेंट करिए, लोगों से कहिए क्या हुआ है और दिल्ली पुलिस का एक कोर्स ज्वाइन करें, ठीक है। आप कहिए, आपके कहने से फर्क पड़ेगा, क्योंकि स्टडी 91 एक परिवार है, आपका योगदान बहुत जरूरी है, ठीक है।
आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आगे देखिए दे रहा है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया, तो सबसे ज्यादा समय तक शासन किया था बहलोल लोदी ने, ठीक है, 38 साल तक शासन किया था बहलोल लोदी। ये लोदी वंश का संस्थापक था। लोदी वंश का स्थापना किसने किया? लोदी वंश में 3 ही राजा हुए हैं, 3 राजा हुए। कौन कौन हुआ है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला था बहलोल लोदी, ठीक है, क्या नाम था पहले नंबर पे? बहलोल लोदी, ठीक है, बहलोल लोदी ये पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, ठीक है, और तीसरे नंबर पे इब्राहिम लोदी, क्या नाम है? इब्राहिम लोदी। ये 3 ही हुए, इसके अलावा कोई चौथा नहीं हुआ है। और 3 ही 4 प्रश्न भी बनते हैं, जैसे लोदी वंश की स्थापना किसने किया? बहलोल लोदी ने। सबसे ज्यादा समय तक राजपाट किसने किया? बहलोल लोदी ने 38 साल तक किया। सिकंदर गज सिकंदरी किसने लाया? सिकंदर लोदी ने लाया। यह भूमि मापने की एक इकाई थी। कबीरदास किसके समकालीन थे? तो याद रखिए सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आगरा शहर की स्थापना 1504 में किसके समय में हुई है? सिकंदर लोदी के समय में हुई है। जो नानक देव जी थे, ठीक है, सिख धर्म की स्थापना उन्होंने किसके समय में किया है? नानक जी का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? ननकाना साहिब में। कहां पर हुआ था? पंजाब, पहले पंजाब प्रांत कहा जाता था, वो पाकिस्तान में है। ननकाना साहिब स्पेशल जगह का नाम है तलवंडी। क्या नाम है? तलवंडी जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है, तो याद रखेगा, ठीक है। और सिकंदर लोदी के समय में ही इन्होंने सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया है, तो चीजें याद रखिए। इसी तरह इब्राहिम लोदी में आएंगे तो इब्राहिम लोदी ने सबसे पहले बाबर को इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई थी बाबर के साथ, ठीक है, और बाबर को आमंत्रित किया था राणा सांगा ने, जो कि बाद में उनको भुगतना पड़ेगा। जैसे जयचंद ने गौरी को बुलाया और बाद में गौरी से मार खाया, तो राणा सांगा ने बाबर को बुलाया और बाबर ने अगले ही वर्ष 1527 में राणा सांगा पर हमला कर दिया। उस लड़ाई का नाम है खानवा का युद्ध। क्या नाम है? खानवा का युद्ध। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर गज सिकंदरी याद रखेगा, यह भूमि की माप के लिए एक पैमाना था। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं जैसे मुहर्रम निकालना, महिलाओं की पीरों पर या मजारों पर जाना या उनकी याद में जुलूस निकालना, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। सब इसको फालतू मानते थे, ठीक है। आगे देखिए, फिरोज शाह तुगलक, अच्छा तुगलक की बात कहां से आ गई? हो गया होगा मिस्टेक, चलो। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नगरों की स्थापना किया, जिसमें जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद तमाम जगह आते हैं, जिसको याद रखेगा, ठीक है। फतेहाबाद। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी दोस्तों ये गुलरुखी या गुलमुखी कहा जाता है। गुलरुखी, गुलमुखी याद रखिए, इस टाइटल से कविताएं लिखा करता था, कविता लिखता था, ठीक है, तो याद रखेगा। वर्ष 1518 में लड़े गए खातोलिक युद्ध में इब्राहिम लोदी की लड़ाई, ठीक है, किसके साथ हुई थी? तो महाराणा सांगा के साथ हुई थी, ठीक है। इब्राहिम लोदी जो तीसरा वाला शासक था, महाराणा सांगा के साथ लड़ाई हुआ था, ठीक है, पराजित भी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया। याद रखिए, बाबर की ये जो लड़ाई हुई है, इस लड़ाई का नाम दिया जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या नाम दिया जाता है? पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। पानीपत का कब लड़ा गया? ये लड़ा गया 1526 में। किसके किसके बीच में लड़ा गया? तो ये लड़ा गया बाबर और किसके बीच में? इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच में। याद रखिए, इसी लड़ाई में सबसे पहले बाबर ने क्या किया? तोपों का प्रयोग किया। उसके पहले भारत में तोप का प्रयोग नहीं होता था। भारत में तोप का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने इसी पानीपत की लड़ाई में किया है। इसके अलावा दोस्तों बाबर ने किस पद्धति से युद्ध लड़ा? तो याद रखिए तुगलुमा पद्धति से युद्ध लड़ा था, ठीक है। इस तोप को चलाने के लिए तोपची कौन थे? अली कुली मुस्तफा का नाम सुना होगा, ठीक है, 2 लोग थे, अली कुली याद रखेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ, वरना जितने लोग थे ये कभी रणभूमि में वीर गति को प्राप्त नहीं हुए। उनकी या तो धोखे से हत्या हुई है, चाहे वो रजिया सुल्तान रही हो, चाहे वो कोई और रहा हो, या जलालुद्दीन खिलजी वगैरह रहे हो, इन सबकी हत्या हुई है, लेकिन कोई वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ है, लड़ते लड़ते नहीं मारा गया है। याद रखिए, इब्राहिम लोदी एकमात्र पहला शासक था, ठीक है। सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? दस्तार बंदार दोस्तों जो उलेमा होते थे उनको कहा जाता था। पेड क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सल्तनत कालीन मंत्री और उससे संबंधित विभाग कुछ मैं दे रहा हूं जिनको आप याद रखेगा। जैसे जो वजीर होता था, जिसे आज हम प्रधानमंत्री के तौर पर जानते हैं, यह राजस्व विभाग का प्रमुख होता था।
जो खजीन होता था ये कोषाध्यक्ष होता था। कोषाध्यक्ष अपने पास मुद्राओं को रखता है, ठीक है, सारा मनी उसी के पास रिजर्व रहता है। जो आरिज मुमालिक था, ठीक है, वो दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का अधिकारी हुआ करता था। सद्र उस सुदूर जो था ये धर्म और दान दक्षिणा का डिपार्टमेंट देखता था। बरीद मुमालिक जो था ये गुप्तचर डिपार्टमेंट देखता था। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। पूर्णतः केंद्र में नियंत्रण रहने वाली भूमि खालसा भूमि कही जाती थी। इतनी बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। अभी क्लास ओवर नहीं हुआ है, अभी आप सुनते जाइए। आगे 2 टॉपिक आपका 2-3 टॉपिक और मैं कवर करा लूं, उसके बाद मैं आज की क्लास ओवर करता हूं, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक का समय चल रहा था, जब मैंने अभी चर्चा किया कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 में इब्न बतूता जो अफ्रीकी यात्री आया था, इब्न बतूता, ठीक है, जो अफ्रीकी यात्री था उसने भारत की यात्रा पर आया था। और 1336 में 3 साल बाद हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने, ठीक है, दक्षिण भारत में जा करके क्या किया, हम्पी के पास में, कर्नाटक में पड़ता हम्पी, उसके पास में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वही बता रहा है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1336 में हुई थी। हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर इस राजवंश का नाम संगम राजवंश रखा। संगम सालू कई सारे राजवंश चलेंगे, इसका नाम था संगम राजवंश। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहां पर है, यह भी आपके हम्पी के पास में, कर्नाटक में, ठीक है। याद रखिए परीक्षा में पूछा जाता है विजय विट्ठल मंदिर, ठीक है, तो याद रखेगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय सबसे प्रसिद्ध राजा थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी इनका वर्णन किया है, बाबर नामा में भी अपना इसने वर्णन किया है राजा कृष्णदेवराय के बारे में। राजा कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के बड़े बेहतरीन राजा हुआ करते थे। इनके राज दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। क्या नाम था, अष्टदिग्गज, अष्ट प्रधान मत कहिएगा, अष्टदिग्गज हुआ करते थे, ठीक है। और राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था, कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। यह अक्सर युद्ध चर्चा में रहता है, इसलिए यहां पर दे दिया गया। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 तेलुगु कवि थे, ठीक है, जिनको इन्होंने आश्रय दे रखा था, ठीक है। याद रखेगा इनको अष्टदिग्गज कहा जाता है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता अष्टप्रधान के बारे में, ठीक है। आपके मन में अगर डाउट आ जाए कि अष्टप्रधान किसके यहां थे, तो ये अष्टप्रधान थे शिवाजी के यहां पर। कहां पर थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के यहां पर अष्टप्रधान हुआ करते थे, जबकि राजा कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। इसको आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए तालीकोटा, जिसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, यह 1565 में लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। जब राजा वाडियान ने मैसूर राज्य की स्थापना किया, तब विजयपुर साम्राज्य का शासक कौन था, वेंकट द्वितीय था। यह परीक्षा में आया हुआ बहुत पेड क्वेश्चन है, तो यहां पर आप इसे याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। याद रखिए मैसूर राज्य की जब स्थापना हुआ, राजा वाडियार ने इसकी स्थापना किया था, उस समय यहां पर शासक कौन था, विजयनगर का, विजयपुर का, तो वेंकट द्वितीय। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय किसने दिया था, तो याद रखिए विजयनगर के राजाओं ने ही इनको आश्रय दिया था, ठीक है। सायण बड़े ही महान कवि थे अपने जमाने के, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां थी, हम्पी। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा किसे माना जाता है, तो देवराय द्वितीय को माना जाता है। देवराय द्वितीय को सबसे प्रतापी, सबसे महान राजा माना जाता है। इसके अलावा राजा कृष्णदेवराय जी को माना जाता है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य सन 1336 से लेकर के 1636 ना करके 1646 कर दीजिएगा, ठीक है। 300 साल हो जाएगा, ठीक है, तो 310 साल, ठीक है। तो याद रखिए 310 साल तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य हुआ करता था। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों में जो संघ था, उसके आसपास में बहुत सारे मुस्लिम राज्य थे, जैसे गोलकुंडा हो गया, बीदर हो गया, बरार हो गया, बीजापुर हो गया, ठीक है, ये अहमदनगर हो गया। ये सभी ने मिल करके विजयनगर पे हमला किया था, ठीक है। इसको याद रखेगा। और उस संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन किया था, अली आदिल शाह ने किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत में प्रशासन जो है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, और जो स्थापत्य कला है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, तब जाकर के आज का लेक्चर सीरीज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थकना नहीं है, जो व्यक्ति थक गया समझो उसको वर्दी मिलने वाली नहीं है। यार थकना ही था तो स्टडी 91 पे आना नहीं चाहिए था, पढ़ना नहीं चाहिए था। ये एक्सप्रेस बैच चल रही है आपके फायदे के लिए। कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि सर आप बहुत तेज पढ़ाते हैं। यार मैं तेज नहीं हूं। अगर आप धीरे चलना चाहते हैं तो याद रखिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हमें वर्दी दिलानी है, हमें वर्दी पर काम करना है, हमें इस पर नहीं काम करना है कि आपको धीरे पढ़ना है। अगर आपको धीरे पढ़ना है, आप वीडियो को रोक रोक के पढ़िए। 1.5 घंटे के वीडियो को 5 घंटे में पढ़िए, आपकी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं।
हमें पूरी फुल स्ट्रेटजी के साथ, पूरी अच्छी रणनीति के साथ क्या पहनाना है, आपको वर्दी पहनाना है। और मुझे पता है वर्दी पहनाने के लिए मुझे एड़ी जोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। और कठिन नहीं है, आसान है, लेकिन कब, जब आप हमारे बताए गए रास्तों पे चलोगे तब। इसलिए होपलेस मत हो, कमजोर मत फील करो। सुबह उठो, 4-6 बादाम खाओ, बढ़िया योगा करो, 10-5 मिनट क्या करो पता है, मन अगर आपका मन बड़ा विचलित होता है तो मन को एकाग्र रखने का और मन को तेज करने का एकमात्र रास्ता है, एक पैर पर खड़े हो जाओ, हाथ ऐसे ऊपर कर लो और ऐसे आप याद रखो, अपने किसी विषय पर केंद्रित होकर आप देखो कि आप कितने मिनट खड़े रह सकते हो। कितने मिनट आप जितना ज्यादा खड़े रह सकते हो, आपका दिमाग उतना तेज होगा। विश्वास करो, आप ट्राई करके देखो, 10-15 दिन ये मैं जो बता रहा हूं टेक्निक, ये करके देखो, आप भी नितिन सर बन जाओगे। अरे सर मुझे तो फार्मूला मिल गया, चलो फार्मूला मैं देता रहूंगा, ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो। आगे देखते हैं, करा है कि दीवान ए मुस्तखराज विभाग एक डिपार्टमेंट था, करा इस डिपार्टमेंट की स्थापना किसने किया था, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में बना था, दीवान ए मुस्तखराज, ठीक है, याद रखेगा। ये ऐसे बहुत सारे जो डिपार्टमेंट बने, जैसे पीडब्ल्यूडी पूछ देता है, पीडब्ल्यूडी मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इस तरह के डिपार्टमेंट फिरोज शाह तुगलक के समय में बनाए गए थे। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे, ये सब तुर्क थे, ये सब तुर्क थे, लाइन से तुर्क ही वाले चल रहे हैं, ठीक है। जवाबित का संबंध किससे था, जवाबित दोस्तों कहा जाता था राजकीय कानून को, जो राजकीय कानून होता था उसको जवाबित कहा जाता था। क्या बोलते थे, जवाबित। तो ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र का शासन किसने स्थापित किया, तो याद रखिए राजत्व का सिद्धांत दिया था बलबन ने, ठीक है, सिजदा पाबो से सब बलबन क्या था, ठीक है, तो याद रखेगा। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान के लिए गठित मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था, जो सल्तनत काल में मंत्री परिषद था उसी को मजलिस से खिलावत बोलता था, ठीक है। मजलिस लगी, लोग बोलते हैं ना, आज भी बोलते हैं, ए भैया कैसी मजलिस लगा के बैठे हो, मजलिस मतलब याद रखे लोग वहां विचार विमर्श दे रहे हैं, तो ऐसा ही सुल्तान को सहायता देने के लिए भी मजलिस लगी करती थी। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका जारी किया था और तांबे का जो सिक्का था उसका नाम था जीतल, ठीक है। चांदी पूछता है कि चांदी वाले को क्या नाम दिया जाता है, तो टंका नाम दिया जाता है। तो चांदी के ऊपर भी बिंदी है और टंका, लेकिन बिंदी तो तांबे के ऊपर भी गड़बड़ हो जाएगा, तो चांदी का टंका याद रखेगा, तांबे का जीतल याद रखेगा, ठीक है, तांबे का जीतल याद रखेगा। हक ए सर्व, ये एक कर था दोस्तों, ये सिंचाई कर था। हक ए सर्व क्या था, ये सिंचाई कर था। सिंचाई अगर कोई व्यक्ति करता तो उसके लिए भी उसे कर देना पड़ता था, और इस तरह के कर किसने लगा रखे थे, जल्दी बताइए। हक ए सर्व कर कौन लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। भाई नहरों का जाल भी तो उसने बिछाया था, तो ध्यान दीजिएगा। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक कर हुआ करता था, ठीक है। जकात क्या हुआ करता था, जजिया जकात याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जजिया के बारे में तो जानते हैं, जकात के बारे में नहीं जानते, परीक्षा में दे देता जकात, याद रखिए। कर मुसलमानों से उनके आय का 2.5% स्वैच्छिक रूप से एक धार्मिक कर लिया जाता था, ठीक है, जिसको जकात कहा जाता था, जकात, ठीक है। ये मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, धार्मिक कर था। आज भी आप देखते हो मुसलमान तमाम तरह के धार्मिक कर दिया करते हैं। खुम्स क्या आता दोस्तों, लूट पाट करके जो धन आता था वो अपने सैनिकों में बांट दिया जाता था, उसी को खुम्स कहा जाता था, ठीक है। तो याद रखिए इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान को दिया जाता था, बाकी 4/5 यानी 20% सुल्तान रख ले और 80% क्या किया जाता था, सैनिकों में बांट दिया जाता था। मान लो एक सुल्तान ने कहीं पर हमला किया, वहां से धन अर्जित किया, भाई लूटपाट करेंगे तो जितना लेकर आए 80% बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, परंतु अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसको समाप्त कर दिया गया। यह हुआ कि अब कोष भरा जाएगा और किसी को इस तरह से खुम्स का जो शेयर होता था वो नहीं दिया जाएगा। भाई शेयर सिस्टम समाप्त हो रहा है, अब सैलरी पे काम कराया जाएगा, ठीक है, अब सैलरी पे काम चलेगा, तो ये आप ध्यान देंगे। करा खराज क्या होता था, ये भू राजस्व होता था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, भू राजस्व, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत की बात कर लेते हैं। करा स्थापत्य कला एवं साहित्य के विषय में देख लीजिए। करा दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है उसका नाम बताइए। तो दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की बात हो रही है, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखा था। मैंने बताया था कि एकमात्र था यही जिसने अपनी आत्मकथा लिखा है। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, ठीक है। करा कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया, फिरोज शाह तुगलक ने कराया।
कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया, आगे बढ़ाया इल्तुतमिश ने, और 5वें तल्ले का निर्माण या ऊपर के छत का निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने कराया। तूती हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? आमिर खुसरो को जाना जाता है। तूती हिंद ये कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे। पटियाली एटा के पास में इनका जन्म हुआ था। 7 सुल्तानों का काल देखा था। अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ रहा करते थे। खली बोली का जनक कहा जाता है। तबला और सितार के जन्मदाता भी यही माने जाते हैं, ठीक है। इन्हें तूतीए हिंद कहा जाता है। आंख ऐसे बंद करो, सब बातें दिमाग में, मेरे अगल बगल तो लगता है सब जिस विषय में आता हूं मैं उसी विषय की सारी चीजें लगता है ये सब घूम रहा है, सारे विषय घूम रहे हैं, ठीक है। कभी कभी डर लगता है ऐसा ना हो जाए कि आमिर खुसरो आके खड़े हो जाए सामने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे ध्यान दीजिए। करा भारत में कौन सा मकबरा था जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ? इस्लामी शैली में निर्मित होने वाला पहला मकबरा कौन था? बलबन का मकबरा था। जबकि पहली मस्जिद का नाम क्या था? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद था, जिसको किसने बनाया था? गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। लेकिन इस्लामी शैली का मकबरा की बात कर रहा है, किसकी? मकबरा। तो मकबरा जो था वो बलबन का मकबरा था, ठीक है, याद रखेगा। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? किताबुल हिंद के लेखक है अलबरूनी, ठीक है। अलबरूनी दरबारी इतिहासकार था, ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति था जो महमूद गजनवी के साथ आया था, ठीक है। अलबरूनी को याद रखेगा। किताबुल हिंद बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के सुल्तानों में किस भाषा में संरक्षण प्रदान किया गया? तो फारसी भाषा में यहां रचनाएं हुआ करती थी। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण ये सितार में माना गया, और सितार का आविष्कार कौन किया है? आमिर खुसरो जी ने किया है, तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। नवीन फारसी काव्य शैली सबक हिंदी और हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आमिर खुसरो। ये सब एक ही नाम है। संगीत यंत्र तबला ये सब किसका आविष्कार किया? ये आमिर खुसरो ने करा। किस राजपूत शासक के संगीत पर एक पुस्तक की रचना की गई है? दोस्तों राणा कुंभा का नाम सुना होगा। राणा कुंभा वो संगीत से बड़ा प्रेम करते थे, उनके जो है इस चीज के ऊपर किताबें भी लिखी गई हैं, ठीक है। आगे देखिए, आमिर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा। दोनों याद रखिए, निजामुद्दीन औलिया वही थे जिन्होंने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है, किससे? गयासुद्दीन तुगलक से, तो उसको भी आप याद रखिएगा। कुछ ग्रंथ हैं, ग्रंथों के नाम हैं और कुछ लेखक के नाम हैं, इनसे भी परीक्षा में खूब पूछता रहता है, तो मैं चाहता हूं इनको आप ध्यान दीजिए। एक ग्रंथ का नाम है संगीत राज, इसको लिखा है राणा कुंभा ने, जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था। एक ग्रंथ है रागमाला, जिसको लिखा पुंडरीक विट्ठल ने, याद रखेगा। रागमाला की रचना किसने किया? पुंडरीक विट्ठल ने किया है। ताजुल मासिर की रचना किसने किया है? हसन निजामी ने किया है। तारीख दिल्ली की रचना किसने किया है? तो आमिर खुसरो ने किया। सबसे ज्यादा सुल्तानों के काल भी इसने देखा है। तारीख मुहम्मदी की रचना किसने किया है? तो मोहम्मद विहमद खान ने किया है। तारीख हिंद की रचना किसने किया है? ठीक है, तो ये अलबरूनी ने किया है। तारीख मुबारक शाही की रचना किया है यहिया बिन सरहिंदी ने किया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैं डबल ट्रिपल स्टार दे रहा हूं, सिंगल स्टार, ठीक है। और इसके बाद तारीख हिंद, मतलब ये आपको याद करना ही करना है, कुछ याद करो ना करो, इसको जरूर याद कर लो, ठीक है, इसको जरूर याद कर लो। अभी मैंने केवल 6 सेलेक्ट किया है, 6 में भी अगर आप चाहो ये पुंडरीक वाला ना याद करना तो आप ना याद कर सकते हो, लेकिन पहला और ये 4 इसको आप याद कर लो। परीक्षा में केवल और केवल यहीं से प्रश्न आते हैं, इसके अलावा कहीं से प्रश्न आता नहीं है, तो जल्दी से नोट कर लो। तारीख मुबारक शाही, यहिया बिन सरहिंदी, फतवा जहांदारी, ये जियाउद्दीन बर्नी अभी चर्चा की है पीछे, खजाइन उल फुतू ये आमिर खुसरो। खजाइन उल फुतू आमिर खुसरो की सबसे प्रसिद्ध रचना है, बाकी तारीख दिल्ली भी है, उसको भी याद रखेगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। करा तारीख फिरोज शाही, इसको शम्से सिराज, और तुगलक नामा लिखा आमिर खुसरो ने, यह भी इंपॉर्टेंट है। फुतुहात फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। तारीख यामनी ये उत्बी ने लिखा, उत्बी भी गजनवी के साथ ही आया था। तबकात नासिरी ये मिनहाज उस सिराज ने लिखा है। और रेहला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अफ्रीकी यात्री जो 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ आया था, इब्न बतूता, उसने लिखा है, ठीक है। तो अगर आप इतनी बातों को याद रखते हो तो विश्वास करिए अब इससे ज्यादा।
दोस्तों कैसा लगा ये सेशन आपको पढ़ करके? वाकई बहुत ही मजा आ गया होगा, शानदार, जोरदार, जबरदस्त। ठीक है, लगातार इस सेशन से जुड़े रहने के लिए सुबह 10 बजे एक्टिव रहिए हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी 91 पर। देखिए ये सभी जो क्लासेज आपको दी जा रही है पहले से रिकॉर्डेड क्लासेज है। हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसे बच्चों के बीच में डाल करके आपका थोड़ा और फायदा करा दिया जाए। तो वाकई आपको पढ़ने के बाद लग रहा होगा कि हाँ सर आपने जो दिया बिल्कुल बेहतर कंटेंट था, और बहुत सारे लोग तो आए होंगे और आके चले भी गए होंगे। ठीक है, क्योंकि पूरी क्लास देखने की सामर्थ्य शायद उनके अंदर ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप डटे रहिए। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको डटे रहना होगा, मन से पढ़ाई करते चलिए। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, हर जगह इसको बढ़ाइए, चाहे आप स्टेटस पे लगाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, टेलीग्राम पर सेंड करिए, हर जगह इसको सेंड करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टडी 91 से जुड़े और बेहतर तैयारी कर सके। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का ऐप नहीं इंस्टॉल किया वो जल्दी से इंस्टॉल कर लें, इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन पर 4000 से अधिक वीडियोस आपके लिए अवेलेबल कराए गए, जिसके माध्यम से आप अपनी परीक्षा की पूरी तैयारी निःशुल्क कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेड कार्यक्रम भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। वहां पे क्या है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस चलती हैं, नंबर ऑफ टीचर्स ज्यादा होते हैं, डेली आपकी 6 से 7 घंटे की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें ताकि आपकी बेहतर स्टडी हो पाए। ठीक है, बाकी जितने प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर है, क्वेश्चन आंसर है, प्रैक्टिस सेट है, करंट अफेयर है, टॉपिक करंट अफेयर है, ऑल टू ऑल सब कुछ हमारे एप्लीकेशन, वेबसाइट दोनों जगह पर फ्री ऑफ कॉस्ट रखे गए, उनका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। तो आइए आप हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम से जुड़िए और अपने जीवन को सही दिशा दीजिए। देखिए कुल मिला जुला करके सक्सेस पाना है, और सक्सेस पाना है तो कहीं ना कहीं किसी एक का हाथ पकड़कर आपको चलना होगा। अगर आपको लगता है कि स्टडी 91 इसके लिए बेहतर है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, वीडियो को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।